बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा मिर्ज़ा है। हिस्ट्री रिकॉर्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसी सल्तनत भी कायम थी जहाँ की आवाम तो बहुत बिगड़ी तिगड़ी थी, लेकिन वहाँ का हाकिम बहुत ही नेक दिल और साहिब इल्म शख्स था। उसने अपनी रियासत की तमीर व तरक्की के लिए बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए। उसने अपनी आवाम को हर तरह की सहूलत पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जुराइम और बददियानती में मुलव्वस आवाम के लिए अदलो इंसाफ का मजबूत निज़ाम न कायम कर सका। बिल आखिर उस बादशाह की वफ़ात हो जाती है और उसके वज़ीरों और मुशीरों के दरमियान इक़्तिदार का लालच खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। एक साहिब दानिश शख्स उन वज़ीरों और मुशीरों को मशवरा देता है कि किसी गैर जानिबदार शख्स का इंतखाब करो जिसकी नज़र में आप सब की कदर व मंज़िलत एक बराबर हो। बहस व तकरार के बाद वो वज़ीर और मुशीर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कल रियासत के दाखिली रास्ते से जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले दाखिल होगा वही हमारा नया हुक्मरान होगा। नाजरीन, दो दोस्त काम की गर्ज से उस रियासत की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त पढ़ा लिखा जबकि दूसरा बिल्कुल अनपढ़ होता है। तो दोस्तों, रियासत में दाखिले के वक्त अनपढ़ शख्स पहले और पढ़ा लिखा शख्स बाद में दाखिल होता है। वज़ीर और मुशीर पकड़ कर उनको महल में ले जाते हैं। अनपढ़ शख्स को सारा माजरा बयान किया जाता है और उसको नया हाकिम चुन लिया जाता है। बिल आखिर एक अनपढ़ शख्स को इक़्तिदार सौंप दिया जाता है। अब बादशाह का पढ़ा लिखा दोस्त उससे गुजारिश करता है कि वो इसको सल्तनत के किसी दूर दराज इलाके का गवर्नर मुकर्रर कर दे। वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि इस अनपढ़ जाहिल शख्स से हुक्मरानी तो होने से रही, लिहाजा जब मुश्किल हालात आएँ तो वो दूर दराज इलाके से ही किसी और रियासत का रुख कर इख्तियार कर ले। दोस्तों, वो हुक्मरान अपने वज़ीरों और मुशीरों से रियासत के अहवाल दरियाफ़्त करता है। वज़ीर और मुशीर उसको बताते हैं कि रियासत के लोग हर तरह के जुराइम में मुलव्वस पाए जाते हैं और यहाँ का कानून की किसी किस्म की बालादस्ती नहीं पाई जाती। वज़ीर और मुशीर उसको मशवरा देते हैं कि अगर उसने सख्त रद्द अमल इख्तियार ना किया तो सल्तनत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिहाजा वो शख्स सोच विचार करने में मुब्तला हो जाता है। अगली सुबह उसके जहन में कोई ख्याल आता है और वो अपने वज़ीर और मुशीरों को बुलाकर कहता है कि मुझे रियासत का दौरा करवाया जाए। लिहाजा बादशाह को पूछा जाता है कि वो सबसे पहले रियासत के किस हिस्से का दौरा करना चाहता है। बादशाह ने कहा कि वो सबसे पहले अदालतों में जाके निज़ाम इंसाफ का जायज़ा लेना चाहता है। तो नाजरीन, बादशाह को एक अदालत में लेके जाया जाता है। काजी एक कत्ल के मुकदमे की समाअत कर रहा होता है। बादशाह को देखकर ईवान अदालत में मौजूद सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और बादशाह उनको बैठने का हुक्म देता है। फिर वो मुल्ज़िम की तरफ रुजू करता है। वो मुल्ज़िम से पूछता है, तुम पर किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया? मुल्ज़िम बताता है कि बादशाह सलामत, मेरे ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम है। बादशाह अगला सवाल करता है कि क्या तुमने वाकई कोई कत्ल किया है? मुल्ज़िम जवाब देता है कि नहीं बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो मैं आपको सच बताता हूँ कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। ये सुनकर बादशाह हुक्म देता है कि थानेदार को फ़ौरी तौर पर मेरे सामने लाया जाए जिसने इस शख्स को गिरफ़्तार किया। जब थानेदार को सामने लाया जाता है तो बादशाह हुक्म देता है कि इस थानेदार की गर्दन फ़ौरी तौर पर उड़ा दी जाए। इसने एक मासूम शख्स को गिरफ़्तार किया। उसी अदालत के अंदर ही थानेदार का सर कलम कर दिया जाता है। इसके बाद बादशाह मुद्दई की तरफ रुजू करता है। मुद्दई से पूछता है कि क्या तुमने इस शख्स को कत्ल करते हुए देखा? मुद्दई कहता है कि बादशाह सलामत, मैंने कत्ल करते तो नहीं देखा, अलबत्ता हमारी ख़ानदानी दुश्मनी के ज़ेरे असर मैंने इस शख्स पर इल्ज़ाम लगाया। तो बादशाह हुक्म देता है कि इस शख्स का सर फ़ौरी तौर पर कलम कर दिया जाए। वो मुद्दई से कहता है कि जब तुमने एक शख्स को अपनी आँखों से कत्ल करते हुए देखा ही नहीं तो तुम उस पर किस तरह इल्ज़ाम आयद कर सकते हो। लिहाजा मुद्दई का सर भी फ़ौरी तौर पर कलम कर दिया जाता है। नाजरीन, अदालत में हर तरफ खौफ व हिरास फैल जाता है और लोग भागना शुरू कर देते हैं।
اس کے بعد بادشاہ قاضی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ہماری کتنی عمر گزر گئی مقدمات کو سنتے ہوئے۔ قاضی عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، میں عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کرتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہیں ملزم کی یا مجرم کی شکل دیکھ کر پہچان ہو جانی چاہیے جب کہ تم اتنے تجربہ کار شخص ہو، لیکن تم سے ایک قتل کا مقدمہ نہیں نپٹایا گیا، لہٰذا قاضی کا سر بھی فوری طور پر قلم کر دیا جائے۔ تو ناظرین، بادشاہ کے حکم کے مطابق قاضی کا سر بھی اسی عدالت کے اندر قلم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ دوبارہ ملزم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس عدالت میں کس جرم کے تحت لایا گیا؟ وہ پھر سے عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو میرے اوپر قتل کا ایک الزام لگایا گیا، لیکن میں نے وہ قتل نہیں کیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی شخص کا قتل نہیں کیا تو کس طرح ممکن ہے کہ تمہارے اوپر الزام لگایا جائے؟ لہٰذا وہ حکم دیتا ہے کہ ملزم کا سر بھی فوری طور پر قلم کر دیا جائے۔ پہلے تھانے دار، پھر مدعی، اس کے بعد قاضی اور بالآخر ملزم کا سر بھی قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پہلے شہر میں اور پھر پوری سلطنت میں پھیل جاتی ہے کہ اب ایک ظالم حکمران ہم پہ حکومت کر رہا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ دوستو، اس کے اس اقدام کا خوف ریاست کے ہر گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور جتنے بھی لوگ جو کسی بھی قسم کے جرائم میں ملوث تھے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح ایک ان پڑھ شخص نے چند لمحوں کے اندر عدل و انصاف کا ایک مضبوط نظام قائم کر دیا اور اس طرح وہ شرح جرائم کو 0 تک لے آیا، جبکہ اس سے پہلے حکمران نے اس کام کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی لیکن وہ امن و امان کی صورتحال کو قائم نہ کر سکا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی ریاست کی بقا کے لیے تعمیر و ترقی کی نسبت عدل و انصاف کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کو بھی ایک ایسا حکمران ملے جو یہاں عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کر سکے۔ اور آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ۔